नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं डीएनए हिंदी और मेरा नाम है मनीष कुमार भंबानी। तो भारतीय नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर, जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय नौसेना में अपनी सर्विसेज दी, बल्कि उन्होंने जो महान युद्ध था तलवार कारगिल के समय का, उसमें अहम भूमिका भी निभाई, जिसके लिए उन्हें सेना द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो आइए आज हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर जी से कि कैसी रही उनकी ये जर्नी भारतीय नौसेना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनए हिंदी में। मनीष, तहे दिल से शुक्रिया डीएनए का कि आपने ये मौका दिया कि नेवी डे के तहत आपने मुझे इनवाइट किया। ये शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। सर, सबसे पहला तो एक सवाल ये है कि जो नेवी में रह के आपका अनुभव रहा वो कैसा रहा अभी तक का, भारतीय नौसेना में आपका अनुभव कैसा रहा? सो मैं अपने अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि यू फील लकी कि आप इतने महान इंस्टीट्यूशन के पार्ट रह चुके एंड अभी भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि एक जी बार जब आप जुड़ जाते हैं किसी भी तहत तो आपका जो वो जुड़ना होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। तो जी मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात, प्लस मैं अपने आप को उतना ही सम्मानित समझता हूँ कि मैं इस काबिल पा पाया कि नेवी में सेलेक्ट हुआ और अपने जीवन का जो पहला जी 10 साल है मैंने नेवी को दिया। उसके जी बाद अभी पिछले 13 साल से 14 साल से मैं एक नेशनल बॉडी के साथ काम करता हूँ, सीनियर रोल पर, फिलहाल सीनियर रोल पर हूँ। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, पूरा एक ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। जी फौज के बारे में बहुत जानकारी मिली और जो मेरा पहला प्यार हमेशा नेवी रहा, जी आप कह सकते हो कि में भी वो वाइट यूनिफॉर्म का चार्म रहा हो या जो भी रहा हो। जी तो हमेशा मैंने अपने आप को जब से होश संभाला, जैसे कि 9th 10th जब मैं कर रहा था, और मैं नेवल कैंट के बहुत पास रहता था इधर मुंबई में। कांजुरमार्ग बोलकर जी एक सबब है, भांडुप कांजुरमार्ग। हमारे यहाँ पास में ही नेवल सिविलियन कैंट है, तो मैं वो कैंट से काफी प्रभावित रहा। वहां मैं देखता था कि दो सिविलियन कैंट था, बट ओकेजनली नेवी वाले आते थे वाइट यूनिफॉर्म में। तो वो मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित कर गया। तो इसलिए ये पूरा जो अनुभव है 10 साल सर्विस में रहने का, और उसके बाद जो 13 इयर्स वेटरन बनकर रहने का, वेटरन होने से भी हम जुड़े हुए हैं काफी। बिकॉज जी जैसे कहते हैं ना कि सर्विस में रहना टेम्पररी है, आप 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल रह जाते हो। वेटरन होना हमेशा परमानेंट है, बिकॉज सभी कभी ना कभी वेटरन बनेंगे, तो तो कितना जल्दी आप जी बने। तो हम कह तो सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो नेवी के अफसरों को देखना, वो नेवल के पास में रहना, उसी ने आपको नेवी ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप किसी ने मुझसे कहा कि क्या एक ऐसा चीज है जो आपको प्रभावित किया, तो पहले तो था यूनिफॉर्म। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि जी टेक्नोलॉजी ये फलाना ढिमकाना, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिसने प्रभावित किया शायद वो यूनिफॉर्म था। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो नेवी अफसरों को देखना, उन्होंने आपको इंस्पायर किया और आप काफी लंबे हद तक नेवी से जुड़े हुए भी हैं। तो आपके समय से लेके इस समय तक कितने बदलाव ट्रेनिंग्स में हुए हैं नेवी के? सो जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप प्री इंडिपेंडेंस देखिए या ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इमीडिएटली, हमने एक जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है, जब हमने प्रॉपर टाइप टेक ओवर किया एज अ भारतीय नौसेना, जब तो तब से लेकर आज तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जैसे जैसे एज हुआ है, जैसे जैसे ईयर्स जो वर्ष बीतता गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी हुई नेवी में। जहां हम एक जमाने में शिपों को रशिया या कहीं से खरीदते थे, आज आज हम इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा स्तर पर हम इंडिपेंडेंट है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 99 जनवरी, तब से लेकर आज तक करीब 23 साल के बाद बहुत ज्यादा चेंज देखने मिला। हम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे हमने बोला था ना कि आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जी प्रॉब्लली वो विजन को हम जी रहे हैं। अभी हमारे कंट्री में अगर आप देखो तो इतने सारे शिपयार्ड्स आ गए, और जो जो नंबर ऑफ शिप्स हमारे शिपयार्ड से बन रहे वो काफी सराहनीय है।
तो आज के डेट में हमारी नेवी एक मॉडर्न नेवी है। हम शिप बना रहे हैं, सबमरीन बनाए हमने, द फर्स्ट सबमरीन जो है अरिहंत जब बना वो भी हमारे देश में बना। तो इंडिजिनाइजेशन काफी हुई। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अगर आप वेरियस स्टेजेस में कंपेयर करो, प्री 1999 जब मैंने जब ज्वाइन किया 99 टू 2009, और 2009 से जो 22 तक का जो सफर रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल सफर रहा है। आज जहाजें बन गई हैं, ऑफिसर्स और सेलर्स की शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि हमारे पास अब रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स और कैपेक्स रिसोर्स इतना हो गया है कि अब उनके लिए हम ऑफिसर्स और सेलर्स ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्लस आपकी जो वेपनरीज है, प्लस आपके जो स्किल्स है, प्लस आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, दिस हैज गॉन सी चेंज, बिकॉज आज हमने देखा होगा कि एक जमाने में कहते थे ना कि वॉरफेयर जो है इट इज मैन टू मैन वॉरफेयर, जहाँ आप सामने से सेना आई और ये जगह से सेना गए। अब फ्यूचर वैसे नहीं होने वाला। फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। फ्यूचर इज ऑल अबाउट दी स्पेसएक्स वॉरफेयर। फ्यूचर इज ऑल अबाउट आप बोलते हो ना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सो उसके साथ साथ नेवी भी काफी हद तक चेंजेस अपने आप में अपनाई, चेंजेस अपने आप में इम्प्लीमेंट किए। एंड टुडेज नेवी इज मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल नेवी। और मेरा मानना यह है कि जो देश का नेवी स्ट्रांग होगा वो देश को हमेशा अपर हैंड होगा। इसका लॉजिक बीइंग बिकॉज 70% ऑफ आवर अर्थ इज वाटर, तो आप चाहे ना चाहो तो भी आपकी से नेवी स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हम वो स्टेज पर पहुंच रहे हैं आज। सर, ये तो आपने एडवांसमेंट की बात की, मुझे एक बात याद आ रही है कि आपने 1999 की बात करी। सर, 1999 में करगिल एक वॉर जब उस समय छिड़ा हुआ था हमारे देश का, उस समय ऑपरेशन तलवार का आप हिस्सा थे, तो उसमें जो आपकी भूमिका थी उसको लेकर थोड़ा बताइएगा, जिसके लिए आपको सेना द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो काफी लोग को ये मिथ था कि कारगिल वॉर में नेवी कैसे पहुंच गई, आज भी मिथ है बहुत लोगों को। किसी को अगर मैं कहता हूँ कि मैं कारगिल वॉर का हिस्सा रहा, तो लोग बोलते हैं, पहला यही सोचते हैं कि अरे कारगिल वॉर में शिप कैसे पहुंच गया कारगिल में, दैट इज द मिथ, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लोगों को है। तो इसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि कारगिल वॉर जो था 1999 में, इट वॉज अ ट्राई सर्विसेज वॉर। आज तो हमारा सुपर पावर है। तो ये तीनों तीनों जो फोर्स है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन्होंने साथ में डिसाइड किया कि हम अटैक करेंगे। तो नेवी का जो रोल था वो बहुत प्रोमिनेंट इसलिए था कि बिकॉज हम वाटर में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 70% ऑफ आवर लैंड इज वाटर। और हमें ये पता था कि अगर नेवी पाकिस्तान इज ऑल्सो अ पोर्ट, कराची पोर्ट है, वेरियस अदर पोर्ट्स है। तो हमने वहां जाकर और हमने ओपनली सबको कह दिया कि भैया नेवी के 33 शिप्स तुम्हारे बोलते हैं ना, तुम्हारे माउथ पर खड़े हैं करके, कुछ बोलो और उड़ा देंगे तुमको करके। एंड इट वाज अ बिग न्यूज। सारी अफरा तफरी मच गई, अमेरिका घुस गए, जो जो मीडिएटर्स होते हैं, सारे लोग बोलने लगे कि नहीं, समझाने लगे हमें कि ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, आप भी न्यूक्लियर पावर हो। तो ये सारा सिलसिला चलता, बट हमने कैलकुलेटेड रिस्क और एक डेयरिंग वाला रिस्क लिया कि हम तुम्हें अटैक करेंगे। तो नेवी का जो रोल था बहुत प्रोमिनेंट था। हमने उनकी मर्चेंट शिप्स जो होते हैं, मर्चेंट शिप्स आदि कार्गो शिप्स जो लॉजिस्टिक्स अंदर लाता है कोई भी कंट्री, खाना से लेके तेल से लेके जो भी है, मेडिसिन से लेके, हमने वो सब ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के लिए। और ऐसे कहते हैं कि एडमिरल सुशील कुमार जो तब के CNS थे, उनकी किताब में कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का फ्यूल और बाकी सब बचा था, तो ये उन्हें बहुत ज्यादा मजबूर किया। जब आर्मी उन्हें खदेड़ रही थी वहां पर, जब हम एक पोजीशन पे पहुंच गए, जब हमारी आर्मी वहां स्ट्रांग पोजीशन पे आ गई, तो वो भी खदेड़ रहे थे और यहाँ उनका बड़ा बुरा हाल था। तो ये वन ऑफ द रीजंस था पाकिस्तान सरेंडर, जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, पीस एंड जो भी है। तब मैं एकेडमी से पास आउट हुआ था, और पास आउट होते हुए भी जब हम यंग ऑफिसर सब कोर्सेज कर रहे थे, तो हमारी जो शिप अटैचमेंट है वो प्रीपोन कर दी गई एक आध महीना।
और इस तरह मैं लैंड हुआ वो जहाज पर, और जब तब तक मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो जहाज कहाँ जा रही हो नहीं पता था। जब वहां गए तब पता चला कि ये युद्ध का पार्ट होने वाला है ये जहाज। और पहले तो होता है ना कि जब आपको पता चलता है कि आप युद्ध में जा रहे हो, आपके लिए नया है, बिकॉज आप यंग 22-23 साल के यंगस्टर हो और एकेडमी से अभी पास आउट हुए हो, अभी अभी आपको लग रहा है कि मेरा जीवन अभी शुरू हुआ है और आप बोल रहे हो कि आप वॉर में जाओ करके, तो वो एक अफरा तफरी वाला माहौल था। क्योंकि मैं हर टॉक में कहता हूँ कि जो इंसान का जो पहला इमोशन होता है, पहला ये भाव होता है, वो है फियर, डर। तो डर लगता है पहले, बट वो डर सिर्फ 5-10 मिनट का होता है, क्योंकि वो उस 5-10 मिनट में आप अपने बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। बट वो माहौल जब निकल जाता है तो फिर वो माहौल होता है यूफोरिया का, कि अरे आ जाओ करके ना, जिसको आना है खेल देंगे पकड़ के टाइप, दैट वाज दी एंटायर सिनेरियो। और मैं जूनियर मोस्ट ऑफिसर था और शिप पे इतनी एक्शन देखी, एक्शन स्टेशन, मिसाइल रेडी, आप लाइव मिसाइल्स कैरी कर रहे हो वॉर हेड के साथ, तो वो एक माहौल था। और फिर इतने ड्रिल्स हो रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ये सारा सिलसिला था। तो ऑपरेशन तलवार एक बहुत बड़ा अनुभव था, और उसने हमें एक एज अ पर्सनालिटी हमें चेंज कर दी। कि आज अगर हम देखते हैं ना कि इतने साल के बाद, कि when you see war at the age of 22-23, when you're part of war, your dimension changes, your personality changes। तो मेरे साथ ये हुआ। तो मैं एक जहाज पर था, जी। फ्रंट लाइन वॉरशिप थी, और हमारे सारे वॉरशिप जो थे वो कराची से कुछ दूर ओखा बोलकर जगह है गुजरात में, विच इज द मरी टाइम बॉर्डर टू पाकिस्तान। तो हम हमारे इंडियन वाटर्स में थे, बट कराची के काफी करीब थे। तो मेरी जो जहाज थी, ये उन 33 शिपों में भी ये फ्रंट लाइन जहाज थी, क्योंकि ये अगर कुछ अटैक होता है तो हम पहले, यही जहाज है जो जाकर अटैक करेगी। तो मैं उस जहाज पर था, और वो जहाज कराची के काफी करीब थी, और ये कोई सीक्रेट या कुछ नहीं रहा, ये तो ओपन में हमने तभी कहा था कि हम तुम्हारे मुंह पे खड़े हैं करके। तो कराची, हम जैसे कहते हैं ना, कराची फ्लाइंग किस की दूरी पे था हमेशा, ये किस मार देते कराची उड़ जाता टाइप्स, बट होता है ना, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड नेगोशिएशन, वो हुआ नहीं। तब तक उन्होंने हार मान लिया था, तब तक उन्होंने सरेंडर मार दिया। सर, अभी इन दिनों थिएटर कमांड को लेके बात चल रही है, तो आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये थिएटर कमांड है क्या, और जो सेना के कुछ अधिकारी हैं उससे नाराज क्यों हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि ये थिएटर कमांड आए जर्नल शब्दों में, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो समझ पाए इस पूरे माजरे को। तो ये जो थिएटर कमांड है हमारे लिए नई बात नहीं है, बिकॉज अंडमान में बहुत पहले से चला आ रहा है ये थिएटर कमांड। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड देखोगे, पोर्ट ब्लेयर जहाँ जहाँ पर हेडक्वार्टर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों है वहां पर, और रोटेशन बेसिस पे वो चीफ चेंज होता रहता है, कभी आर्मी, कभी नेवी, कभी एयरफोर्स, और सारे जो तीनों फोर्सेस वहाँ उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये नया कंसेप्ट नहीं है, बट इट वाज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट व्हिच स्टार्टेड देयर, और अभी भी है, अभी भी इट इज गोइंग ऑन फाइन। थिएटर कमांड का एक ही एडवांटेज ये है कि अगर आप थिएटर कमांड बना, सी नेवी के 3 कमांड्स है, 3 कमांड, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न। आर्मी के 7 कमांड है, और एयरफोर्स के 7 कमांड है, अलग अलग। अगर आप वो बोलते हैं ना कि इनको लीवरेज करना चाहते हो, तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन बेटर करना चाहते हो, तो एक ही वो थिएटर कमांड के तहत एक ही चीफ होगा जिसको ये तीनों कमांड, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों रिपोर्ट करेंगे। तो वैसे थिएटर कमांड उन्होंने प्लान किया था कि ऐसे प्लान में है कि 4 जगह पर ये मेजर कमांड्स बनेंगे, और वो रोटेशन बेसिस पे उसका चीफ होगा। तो इससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट ये होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होगा, आपका जो फोर्स है वो लीन फोर्स कहा जाएगा वहां पर, और आपके डिसीजंस फास्ट होंगे। बिकॉज सी बजट एलोकेशन से लेके सब कुछ अलग अलग है आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनका तौर तरीका, उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉरफेयर, ये सारे डिफरेंट है। बिकॉज एयर एयर है, नेवी पानी है, और आर्मी ये थल है। तो अगर आप ये तीनों को लीवरेज करके एक कमांड के अंदर विद इन शॉर्ट टाइम डिसीजंस ले पाओगे, तो इट बिकम्स नेचुरली एन एडवांटेज पोजीशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये दिस इज व्हाट इज द प्लान इज, और दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज इज। बहुत सारे लोग इससे खुश इसलिए नहीं है बिकॉज
वेरियस रीजंस, यू नो, रीजंस ये कि शायद वो कमांड इंडिपेंडेंस चला जाए, बिकॉज यू नो दैट सीनियर रोल पर यू हैव अभी जो चीफ है, यू नो, जो ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, एवरी चीफ हैज अ रोल, यू नो, प्रोमिनेंट रोल। प्रोबेबली अगर थिएटर कमांड बन जाएगा तो वो चीफ का जो वहाँ का जो एक रोल है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, यू नो, बिकॉज अगर आप थिएटर कमांड में आ जाओगे तो 4 कमांड का अगर प्लान है तो उस कमांड का चीफ बनना, जहां 15 लोग अभी चीफ बने बने हैं विद वेरियस रैंक्स, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक या वाइस एडमिरल रैंक या यू नो एयरफोर्स का जो इक्विवेलेंट रैंक है, वो सब कम हो जाएगा, वो सब कम हो जाएगा बाय नेचुरली जो इंडिपेंडेंस है तीनों फोर्सेस की वो कम हो जाएंगे। अभी हम अगर बात करें इंडियन नेवी को लेके, तो एडवांसमेंट की आपने बात करी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि अभी इंडियन नेवी में कुछ और इस सिस्टम में ऐड होना चाहिए ताकि अपनी इंडियन नेवी को हम और बेहतर बना सके, या ऐसा कुछ कि जिसको ऐड कर देने से हम जो वर्ल्ड की टॉप नेवीज हैं उसमें फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक पे हम पहुंच जाएं? सो हमारी भी जो नेवी है इट इज प्रेटी कैपेबल नाउ। जैसे मैंने कहा ना कि लास्ट फ्यू इयर्स इंडिजिनाइजेशन, इनोवेशन से हम भी एट पार पहुंच गए हैं, कि ऐसे नहीं कि हम कहीं पीछे हैं। बट या, तो जो कुछ कुछ देश है वर्ल्ड में जो अपने सबमरीन्स वगैरह बनाते हैं, प्रोबेबली हम वहां पर थोड़ा लैग कर रहे हैं। वी डोंट हैव येट फुल फ्लेज सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी। दो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमने विक्रांत बनाया, अभी वी बिकेम वन ऑफ द सिक्स, वी बिकेम द सिक्स्थ कंट्री इन द वर्ल्ड कि हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने इंडिजिनाइज किया। तो सिमिलरली द डे वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग आवर ओन सबमरीन्स, यू नो, एक जबकि हमने अरिहंत बना चुके हैं न्यूक्लियर सबमरीन, बट जो चर्निंग रेट है जिसको बोलते हैं ना कि जो टर्नओवर रेट है जहाज और सबमरीन बनने का, वो उसका एडवांसमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके विल और इस पर 3-3, 4-4 साल में एक सब या एक जहाज आपके पास हो। तो शिप, जो सरफेस शिप्स हैं वहां तक तो हम काफी हद तक पहुंच गए, बिकॉज वी हैव सो मेनी यार्ड्स। सबमरीन्स में यस, हम कहीं ना कहीं वी आर स्टिल, यू नो, स्टिल वी आर नॉट रीच देयर टू बिल्ड आवर ओन सबमरीन। तो अगर वो भी हो जाता है तो वी आर अ वेरी कैपेबल फोर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करना पड़े, या क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली देखो तो एयरक्राफ्ट कैरियर पहले हम रशिया वगैरह से लेते थे, और ये वो कैरियर होते थे जो वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 20-25 साल, उसके बाद हमें देते थे, हम उसका रिफिट रिफर्बिशमेंट कर कर हमने यहाँ पर लाया। बट विथ विक्रांत एवरीथिंग चेंजेस, इट्स अ बिग चेंज विच हैज हैपेंड। दुनिया दुनिया हमें जो नजरिया से देखती थी हमारी नेवी को, वो चेंज हो गया है, यू नो। आज के दौर पर एवरीबडी वांट्स टू कम एंड मेक फ्रेंडशिप टू यू एज अ कंट्री। दैट इज द डोमिनेंस वी हैड इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो नेवी एटपारी है हमारे यहाँ पर, वेपनरी से लेकर लेटेस्ट वेपनरीज आ गए, लेटेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स आ गए, लेटेस्ट इवन वी आर देयर विद ड्रोन टेक्नोलॉजी विद नेवी। ड्रोन इज द थिंग इन थिंग विच इज हैपनिंग। सो यस, एवरी ईयर काफी कॉन्फ्रेंसेस होती है इसको लेकर, एंड आई एम श्योर विद इन नो टाइम हम ऑलरेडी है, और विद इन नो टाइम वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट, यू नो। सर, अगर एक लाइन उन लोगों के लिए जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं और स्पेशली नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइन। ओके, जो नेवी में आना चाहता है उसको यही मेरा वन लाइनर है कि जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। डीएनए हिंदी में सर आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मजेदार इंटरव्यूज और वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए डीएनए हिंदी। शुक्रिया। थैंक यू मनीष, जय हिंद। जय हिंद सर।